हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। इस सीरीज़ में हम आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने दो लेक्चर डिस्कस की। और पहले लेक्चर में हमने देखा उत्तरवर्ती मुगल शासक कौन कौन से हुए और उनके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि जो यूरोपीय शक्तियां हैं वो किस क्रम में भारत में आईं और कैसे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे अपने आप को बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी परवर्ती मुगल शासक हुए वो बहुत ही कमज़ोर हुए और अपने साम्राज्य को बांध कर नहीं रख सके। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो छोटे छोटे क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करनी प्रारंभ कर दी। 18वीं सदी में आप देखेंगे बंगाल बहुत ही समृद्ध एक क्षेत्र था। उसके सबसे बड़ा अगर एक रीज़न देखा जाए उसका, तो बाकी जितने भी क्षेत्र थे, जैसे कि आप पश्चिमी भारत देखेंगे जो राजस्थान गुजरात वाला एरिया आता है, या दक्षिणी भारत देखेंगे जहाँ पर मराठा और निज़ाम राज्य करते थे, ये सभी छोटे छोटे युद्धों में उलझे हुए थे। जबकि जो बंगाल वाला एरिया था यहाँ पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। इसके अलावा जो बाहरी आक्रमण होते रहते थे, अहमद शाह अब्दाली के हो गए, ऐसे जो भी आक्रमण होते थे वो भी आक्रमणकारी बंगाल तक नहीं पहुंच पाते थे। तो एक काफ़ी हद तक स्थिर क्षेत्र रहा बंगाल। इसके अलावा वहाँ से निरंतर बहुत सारे कच्चे उत्पाद जैसे शोरा हो गया, चावल हो गया, नील, काली मिर्च, चीनी हो गई, रेशम, सूती कपड़े, कढ़ाई बुनाई के सामान, इन सब का निर्यात निरंतर होता था। इस वजह से ये एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। तो आप देखेंगे जो भी यूरोपीय शक्तियाँ आई, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को बंगाल में स्थापित करने का प्रयास ज़रूर किया, चाहे वो फ्रांसीसी हों, अंग्रेज़ हों, डच हों, कोई भी हों, पुर्तगाली हों, सभी ने वहाँ पर व्यापार किया और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। सबसे पहले 1701 में औरंगजेब के शासन के समय में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। और मुर्शिद कुली खां एक अच्छा शासक था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से स्थानांतरित करके मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाया और मकसूदाबाद को मुर्शिदाबाद नाम दिया। इसके बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, मुगल सत्ता कमज़ोर होती है, वैसे ही इसने इसका लाभ उठाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया बंगाल का, और बंगाल में जागीर देना प्रारंभ कर दिया। वहाँ पर जो खालसा भूमि थी उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही वहाँ पर नए तरीके से भू राजस्व का निर्धारण किया। मुर्शिद कुली खां के बाद अगला जो शासक आता है वो है शुजाउद्दीन, जो कि 1727 से लेकर के 1739 तक बंगाल का शासक रहता है। ये मुर्शिद कुली खां का दामाद भी था। इसके बाद अलीवर्दी खां का शासनकाल आता है जो कि 1740 से लेकर के 1756 तक रहा। अलीवर्दी खां के बारे में एक वाक्य इनसे जोड़ करके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये वाक्य था, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वह हमें शहद देंगे और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वह काट काट कर खा लेंगे। इसके लिए जो आगे शासक हुए नवाब सिराजुद्दौला, उसे भी इसने वार्न किया था कि कभी भी अंग्रेज़ों के ऊपर भरोसा ना करें और जैसे ही मौका मिले इन्हें बंगाल से बाहर कर दें। तो ये तीन मुख्य शासक थे जिन्होंने बंगाल की समृद्धता में योगदान दिया और बंगाल को जो द बंगाल था उस टाइम का वो बनाने में योगदान दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला का शासन आता है। यद्यपि अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु होती है तो इनके अलीवर्दी खां की तीन बेटियां थीं, इनके कोई पुत्र नहीं था। तो सबसे छोटी बेटी का पुत्र था सिराजुद्दौला, और जो बीच वाली इनकी बेटी थी उनका पुत्र था शौकत जंग। तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग, इन दोनों के बीच में गद्दी को लेकर के संघर्ष होता है और अंततः इसमें सिराजुद्दौला विजयी होता है और बंगाल की गद्दी पर वो बैठता है।
इसके अलावा सिराजुद्दौला एक एज बहुत कम थी जब वो बंगाल का शासक बनता है। साथ ही साथ बंगाल उस समय जो दरबार था उसमें कई सारे गुट थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिराजुद्दौला के समर्थन में नहीं थे, तो इस वजह से बहुत ही स्टेबल देखोगे कार्यकाल नहीं हो पाता है सिराजुद्दौला का। और यही एक कारण बनता है सिराजुद्दौला का जब अंग्रेज़ों से युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, उसमें हार का कारण भी यही बनता है कि जो दरबारी थे उन्होंने ही विश्वासघात किया था। क्या ऐसा होता है कि प्लासी का युद्ध होता है? जैसा कि आपको पता है कि कोलकाता में अंग्रेज़ वहाँ पर अपनी फैक्ट्री तो उन्होंने डाल ही ली थी, वहाँ से व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा 1717 ईस्वी में जो फर्रुखसियार ने दस्तक की सुविधा दी थी कि कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं अंग्रेज़, तो उसका भी दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था। यही मेन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण था, बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच। इसके अलावा तत्कालीन अगर घटना देखी जाए तो अंग्रेज़ों ने बिना नवाब की अनुमति लिए जो वहाँ पर अंग्रेज़ों की कोठी थी उसकी किलेबंदी प्रारंभ कर दी। इससे क्रुद्ध होकर के सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के ऊपर आक्रमण किया और 4 जून 1756 को कासिम बाज़ार में जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी उसे जीत लिया। उसके बाद 1756 में ही 17 जून को जो कोलकाता का किला था अंग्रेज़ों का उसे भी घेर लिया। इस समय जो कोलकाता में अंग्रेज़ गवर्नर था उसका नाम था रोजर ड्रेक। वो कुछ वहाँ पर जो अंग्रेज़ व्यापारी थे और महिलाएं बच्चे थे उनको लेकर के हुगली नदी में एक नीचे ज्वार में एक द्वीप था, फुल्टा द्वीप, वहाँ पर जाकर के शरण लेता है और सिराजुद्दौला ने कोलकाता को जीत लिया। उसे नया नाम दिया अलीनगर और अपने एक प्रतिनिधि मणिक चंद को कोलकाता सौंप दिया कि आप यहाँ पर राज करें। कोलकाता उस टाइम पर नाम नहीं था, कलकत्ता नाम था और सिराजुद्दौला वापस चला आता है। इस समय पर जिस समय पर सिराजुद्दौला ने कोलकाता का अभियान किया था तो एक बहुत ही प्रमुख घटना होती है जिसे कालकोठरी दुर्घटना भी कहा जाता है। ये 20 जून 1756 को होती है। इसमें हुआ क्या था कि जब कलकत्ता का अभियान सिराजुद्दौला ने किया था तो उस समय लगभग ऐसा कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ थे, इनको कैद किया था और एक बहुत छोटा कमरा था, लगभग 18 फीट और 14 फीट का, ऐसा कहीं पर कुछ बहुत छोटा कमरा था जिसमें इन सभी को बंद कर दिया था। तो उस समय जून का महीना था और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो अगले दिन जब कमरा खोला जाता है तो उसमें लगभग सारे अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई थी और सिर्फ कुल 23 अंग्रेज़ बचे थे। इसके बाद से जब ये सूचना पहुंचती है मद्रास प्रेसिडेंसी में तो वहाँ पर एक एडमिरल वॉटसन के नेतृत्व में एक जल सेना और क्लाइव के नेतृत्व में एक थल सेना, प्रॉपर सेना बंगाल के लिए कूच करती है। फलस्वरूप अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में संधि होती है, अलीनगर की संधि, 9 फरवरी 1757 को। ये अभी प्लासी के युद्ध से पहले की ये बात है और जिसमें क्या होता है कि अंग्रेज़ों को दस्तक का प्रयोग जारी रखने और कंपनी को अपनी इच्छानुसार कलकत्ता का जो अपना एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं उसकी किलेबंदी का अधिकार दिया जाता है। साथ ही कंपनी को ये भी अधिकार दिया जाता है कि वो अपने सिक्के ढाल सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर उन्हें एक मौका चाहिए था युद्ध करने का, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास सिराजुद्दौला के कई सारे दरबारियों का समर्थन था, उनके जो विरोधी गुट थे उनका समर्थन था। तो कुछ ना कुछ बहाना बना करके अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हैं। फलतः प्लासी का युद्ध होता है जो कि 23 जून 1757 का होता है में ये होता है युद्ध। इस युद्ध में जो नवाब की सेना थी लगभग 12 से 15 गुना अंग्रेज़ों की सेना से नंबर में ज़्यादा थी, लेकिन जो नवाब के सेना में ही जो कुछ लोग थे जैसे कि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, इन लोगों ने विश्वासघात किया और अपनी टुकड़ी के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इस वजह से सिराजुद्दौला की हार होती है और प्लासी का युद्ध संपन्न होता है। और इस युद्ध के बाद बंगाल में कौन शासन करेगा ये सामने आ जाता है। अंग्रेज़ों को इसमें बहुत फ़ायदा होता है, हालांकि बंगाल के शासन को वो डायरेक्टली अपने अंडर में नहीं लेते हैं, लेकिन इससे बहुत सारा वित्तीय लाभ होता है और
किंग मेकर की भूमिका में भी अंग्रेज वहाँ पर सामने आ जाते हैं। मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुई थी युद्ध से पहले ही कि युद्ध के बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा। फलस्वरूप मीर जाफ़र को सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब बनाया जाता है और मीर जाफ़र का कार्यकाल 1760 से लेकर के 1757 से लेकर के 1760 रहता है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया जाने वाला बंगाल का प्रथम नवाब था। तो अगर पूछा जाए कि बंगाल का पहला नवाब जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, तो वो मीर जाफ़र है प्लासी के युद्ध के पश्चात। और इसके साथ ही जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में सामने आते हैं। इसके अलावा मीर जाफ़र ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पहले ये बिहार और उड़ीसा भी बंगाल के अंदर ही आता था, तो मीर जाफ़र ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगह पर कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। साथ ही युद्ध में हर जाने के रूप में 17.5 लाख रुपए भी प्रदान किए। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र का बहुत ज़्यादा आर्थिक शोषण किया। इससे बचने के लिए मीर जाफ़र ने डचों के साथ मिल करके षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, जो कि बाद में अंग्रेज़ों को पता चल जाता है और अंग्रेज़ मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। जिस प्रकार से मीर जाफ़र का अंग्रेज़ों ने दोहन किया था, इसलिए इसे कर्नल क्लाइव का गीदड़ कह करके भी पुकारा जाता है। किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, किसी वनडे एग्ज़ाम में, कि किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, तो मीर जाफ़र को कहा जाता है। आगे होता है मीर कासिम का कार्यकाल आता है 60 से लेकर के 63 तक। डचों को इसी समय पर वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। उस टाइम पर ईयर था 1759 में, जब मीर जाफ़र ने डचों के साथ मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। तो डचों को पहले पराजित किया 59 में और उसके बाद मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम का कार्यकाल 1760 से लेकर के 1763 तक रहा और मीर कासिम बंगाल में जो भी नवाब बने, अलीवर्दी खां और उससे पहले जो एक दो नवाब हुए थे, उन्हीं के इक्विवेलेंट था, यानी कि एक अच्छा शासक था, ये योग्य शासक कह सकते हैं बंगाल का। तो इसने सबसे पहले क्या काम किया कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से बंगाल को मुक्त रखा जा सके, इसलिए सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुंगेर पहुंचा दिया। उसके बाद वहां पर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रिस्टैब्लिश किया, नए तरीके से उसका पुनर्गठन किया। साथ ही जो सैन्य व्यवस्था थी उसका भी पुनर्गठन किया और प्रयास किया कि जो सेना का संगठन है वो लगभग यूरोपीय आधार पर हो। इसके अलावा एक आर्मेनिया का व्यक्ति था गुरगिन खां, उसका भी सहयोग लिया ताकि अपनी सेना को यूरोपीय आधार पर संगठित किया जा सके। साथ ही उसने अपनी राजधानी मुंगेर में गन बनाने के लिए फैक्ट्री की भी स्थापना की। मीर कासिम के समय में जो दस्तक का प्रयोग था अपने चरम पर था और जो अंग्रेज व्यापारी थे अपने पर्सनल यूज के लिए भी दस्तक का प्रयोग करते थे। तो इसके लिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से बातचीत की और प्रयास किया कि जो अंग्रेज़ हैं उसका दुरुपयोग ना करे दस्तक का, लेकिन अंततः इसमें कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आता है और अंग्रेज़ भी मीर कासिम से असंतुष्ट हो जाते हैं। वे पुनः जो है मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब मीर कासिम नवाब के पद से अपदस्थ होने के बाद अवध जाता है, जहाँ पर शुजाउद्दौला का शासन है और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय इन्हें भी अपने साथ में मिलाता है और तीनों लोग मिल करके एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं और इसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। इस समय बक्सर का युद्ध जब हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो वापस चला जाता है और गवर्नर बन करके विंस्टार्ट आता है। तो जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो विंस्टार्ट था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था, जबकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें क्लाइव ने किया था। और त्रिगुट में कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की संयुक्त सेना थी। इसमें ये जो त्रिगुट होता है बुरी तरह से पराजित होता है
और जो अंग्रेज हैं वो अब बंगाल की नहीं अपितु भारत की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। बक्सर के युद्ध से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि इस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मीर कासिम अपदस्त हो चुका था, वो नवाब नहीं था। मीर जाफर बंगाल का नवाब था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ही था और बंगाल का गवर्नर वेंसिटार्ट था। जैसे ही बंगाल बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो रॉबर्ट क्लाइव दोबारा बंगाल का गवर्नर बन करके भारत आता है और मुगल बादशाह के साथ साथ ही जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि करता है। तो अगर पूछा जाए कि जब युद्ध हुआ था बक्सर का तो गवर्नर कौन था, वेंसिटार्ट था, और जब बाद में इलाहाबाद की संधि होती है तो गवर्नर चेंज हो जाता है, पुनः रॉबर्ट क्लाइव हो जाता है। तो इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है वो 12 अगस्त 1765 को होती है, जो कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ होती है। मुगल सम्राट ने इसमें संधि की शर्तें जो थी, सबसे मुख्य शर्त ये थी कि मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान किया और इसके लिए कंपनी ने बादशाह को हर साल 26 लाख रुपए भुगतान करना निर्धारित किया। यानी कि वो जो टैक्स होगा वो कंपनी वहां पर वसूल करेगी और हर साल मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देगी। मुगल बादशाह बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए देंगे हर साल। जो एडमिनिस्ट्रेशन था एरिया का वो बंगाल के नवाब देखेंगे, उसके लिए जो पैसे हैं वो मुगल बादशाह देंगे उन्हें 53 लाख रुपए। साथ ही इलाहाबाद और कड़ा जो दो ज़िले हैं ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया और इलाहाबाद के किले में रखा। बाद में आप देखेंगे 1772 ईस्वी में जो मराठा पेशवा माधवराव प्रथम थे उन्होंने मुगल बादशाह को यहाँ से आज़ाद कराया और दोबारा गद्दी पर बिठाया था। जो इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है जो 16 अगस्त 1765 को होती है, ये क्लाइव और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होती है। तो इसमें दो शर्तें मेन थी। एक तो शुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों को दिए युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में। दूसरा, इलाहाबाद व वो जो कड़ा था, ये दो ज़िले शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार किया। इलाहाबाद संधि के पश्चात जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, इन तीनों क्षेत्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत जो कंपनी थी वो दीवान थी एवं जो नवाब थे वो नाजिम थे। कंपनी दीवान थी यानी कि जो टैक्सेशन का काम था, टैक्स कलेक्शन, ये सारा कंपनी कर रही थी और जो निजामत का कार्य था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो नवाब देख रहे थे। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे अधिकारी होते थे वो कंपनी ही अपॉइंट करती थी, लेकिन उनको जो पेमेंट मिलता था वो बंगाल के नवाब की तरफ से मिलता था। तो यहाँ पर देखोगे कि जो अधिकार है वो कंपनी के पास है और जो उत्तरदायित्व है वो बंगाल के पास है, बंगाल के नवाब का होता था अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था खराब होती है। तो इसकी वजह से वहाँ पर बंगाल के नवाब के लिए भी लोगों के मन में दोष उत्पन्न हो जाता है, द्वेष आ जाता है और आगे चल के बंगाल के नवाब के लिए ये हानिकारक होता है। अच्छा, आप यहाँ पर 2 या 3 घटनाएं जो सबसे मेन है वो आपको याद रखना है कि अंग्रेज अपने आप को बंगाल में स्थापित करने में क्यों समर्थ हुए और सबसे पहले उन्होंने बंगाल में ही स्वयं को क्यों स्थापित किया। तो उसका सबसे मेन रीज़न ये है कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बंगाल में उन्होंने हालांकि स्थापित किया। और मराठा, अगर आप साउथ में देखोगे तो वहाँ पर मराठा बहुत सेटल थे। जब तक कि पानीपत का तृतीय युद्ध नहीं हो जाता है तब तक मराठा वहाँ पर बहुत मजबूत थे, तो इसलिए वहाँ पर अंग्रेज़ों ने प्रयास नहीं किया। उससे पहले जब मराठा अपने चरम पर थे तो 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने यहाँ पर बंगाल में जीता और अपने आप को काफ़ी हद तक यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ पर वित्तीय साधन प्राप्त होने लगे थे, तो अगले स्टेप के रूप में पूरा बंगाल को अपने अंडर ले लिया। और अगर आप दिल्ली का एरिया देखोगे या पश्चिमी भारत देखोगे तो वहाँ पर विदेशी आक्रमण होते रहते थे, इस वजह से बहुत ही स्टेबल नहीं था। साउथ में उसी समय पर जब तक वांडीवाश का युद्ध नहीं हो जाता है तब तक फ्रांसीसियों का भी वहाँ पर
वर्चस्व था, तो इसलिए भी साउथ में अंग्रेज अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। तो अगर मेंस में कैसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप एनालिसिस करके लिख सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे दूसरे जो क्षेत्रीय राज्य हैं, जैसे कि मराठा हो गए और पंजाब हो गया, सिंध हो गया और मैसूर हो गया, इनको अंग्रेज़ों ने कैसे अपने साम्राज्य में मिलाया। और आप लोगों को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर डेली क्विज़ भी होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।